नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्ट्रांग रूम का किया गया निरीक्षण। मनीष खंडूरी के बाद अब लक्ष्मी राणा ने भी छोड़ा कांग्रेस पार्टी का दामन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। भाजपा की 2 बाकी सीटों पर हो सकती है नामों की घोषणा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए रामनगर सबसे बेहतर स्थान। भूमि के साथ ही सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद। कॉर्बेट पार्क से गुजरने वाली सड़क नेशनल हाईवे 309 पर वन्य जीवों को बचाने की पहल। अब 2 लेन की जगह बनेगा एलिवेटेड पुल। लोकसभा चुनाव को लेकर रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा न्याय गारंटी के तहत किए 5 वादे। भारतीय समाज की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 127वीं जयंती मनाई गई। उत्तराखंड की किच्छा में खुली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पहली शाखा। घर में अवैध रूप से रखी गई 30 क्विंटल खैर की लकड़ी को वन विभाग की टीम ने किया बरामद। अल्मोड़ा में चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान। दनिया पुलिस ने औचक चेकिंग के दौरान गरुड़ाबाज में एक रेस्टोरेंट से 5 पेटी अवैध शराब की बरामद। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में दुग्ध उत्पादक विकास संगठन द्वारा दिया गया धरना। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। टनकपुर से खटीमा तक रेल में किया सफर। भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी बोले रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे अजय टम्टा। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस व एसएसबी का फ्लैग मार्च। MIET कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटेंगे शिक्षाविद। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज जिला अधिकारी उदयराज सिंह, SP सिटी मनोज कुमार कत्याल, SDM मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त एवं अन्य चुनाव में तैनात अधिकारियों ने मिलकर बगवाड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बगवाड़ा रुद्रपुर पर स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। मतदान के बाद EVM को CCTV कैमरे की निगरानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में विधानसभावार रखा जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन यहाँ पर आज बेसिकली DM साहब और CDO साहब के नेतृत्व में सारी जो इलेक्शन की फैसिलिटीज़ हैं उनका रिव्यू किया गया। तो उसमें जो पुलिस का रोल रहेगा, पार्किंग से लेके CCTV से लेके सुरक्षा व्यवस्था, इसमें DFMDs हैं, जो भी चेकिंग फ्रिस्किंग की कार्रवाई होगी, किस प्रकार से चुनाव की सैंक्टिटी बनी रहे और यहाँ पर अभेद सुरक्षा की प्रणाली यहाँ पर प्लेस में रहे, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने भी डिस्कस किया। जो बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षाएँ हैं वो भी हम लोगों ने नोट कर ली हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वो भी हम लोगों ने नोट करा दी हैं। तो उसी के दृष्टिगत ये मीटिंग की गई थी और पुलिस में जो स्टाफ है वो कैसे वोटिंग करेगा और उनको कहाँ किस फैसिलिटी से वो लोग वोट करेंगे उसके बारे में भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग फॉलो कराएंगे। अभी फ़िलहाल लगातार फोर्स की डिमांड की जा रही है। फ़िलहाल 3 बटालियन हमें मिली हैं, बाकी और फोर्स अभी आना है और उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बेसिकली जो भी क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज़ हैं उसका पूरे मानक आए हैं, इसी से जो भी मानक हैं हम लोग उनको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से पूरी स्क्रीनिंग होगी। ऑलरेडी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स फील्ड में हैं, वो लोग पूरी सिचुएशन एसेस कर रहे हैं। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आचार संहिता, उसके बाद कैंडिडेट जब डिक्लेयर होंगे तो सेंसिटिविटी का परसेप्शन जो है वो लगातार थोड़ा बहुत चेंज भी होता है बाद में, तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। और बेसिक तैयारी जो है हमारी, और जो परमानेंट वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पहले जो कि फैक्चुअल डाटा के बेस पे हैं, जहाँ पे पहले कोई मुकदमे लिखे गए या वोटिंग परसेंटेज के बेस पे है, उसको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ CCTV फुटेज लगाए जाएंगे, हर एंगल से उसकी व्यवस्था है। पोलिंग पार्टी रवाना से लेके काउंटिंग से लेके, और जब यहाँ स्ट्रांग रूम बनेगा हर चीज़ के लिए हम लोग अलग से CCTV की व्यवस्था, उसके बाद मोर्चे, उसके बाद हम लोग वॉच टावर्स, हर एक चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग SSP ऑफिस में जो इलेक्शन सेल हमारा एक अलग से बना हुआ है, उसी इलेक्शन सेल के माध्यम से हम करेंगे। मंडी परिषद रुद्रपुर के इस पूरे प्रांगण को ही इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बनता है। यहीं से पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना की जाती हैं, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की। तो वो सब तैयारियों का आज हम लोग एक तरह से पूरा देख रहे हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था हमें करनी होगी। तो इस पूरी तैयारियों में CDO साहब, ADM साहब हैं, पुलिस के SP साहब भी हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे स्ट्रांग रूम कैसे बनेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद पार्टियां आएंगी तो उनके सामग्री को हम कैसे रिसीव करेंगे, कितने काउंटर होंगे, फिर काउंटिंग की बात आएगी, काउंटिंग हॉल कैसे बनेगा, और इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर है
सुरक्षा के कैसे हम इंतजाम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज पूरा इसको देख रहे हैं और काफ़ी कुछ तैयारियां, प्लान तैयार हो गया है, इसको फाइनल शेप हम लोग दे रहे हैं। मनीष खंडूरी के बाद अब लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मी राणा हाल ही में ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई प्रतिक्रिया न आना इस इस्तीफे की वजह बताई जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों के 8,275 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का वितरण भी किया। साथ ही ऊर्जा विभाग द्वारा लगाए जाने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, टिहरी सांसद माला राज्य, लक्ष्मी शाह सहित तमाम विधायकगण व अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। और ये देखिए आप कि इससे जहाँ समय की बचत होती है, कार्यक्रम में यदि विभिन्न प्रकार से तो पैसे की बचत होती है, साथ साथ जो जनता है उनको भी इसमें समय का जो लाभ मिला, तुरंत काम शुरू होंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, और हमारी सरकार निश्चित रूप से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार विकास कार्य अपने प्रदेश में हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने गिनाया भी कि 10,000 करोड़ के कार्यक्रम के शिलान्यास और उद्घाटन इस 2 महीने के अंतराल में होंगे। तो अब आप ये समझिए कि 18,000 करोड़ से ज़्यादा के काम जनता को दिखाई देंगे, जनता के सामने होंगे। मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि आज से पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ औपचारिकता निभाती थी, शिलान्यास करती थी, उनका लोकार्पण नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के उन कदमों को आत्मसात किया है, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए कि जिसका शिलान्यास होगा लोकार्पण भी होगा, ताकि जनता को विश्वास हो सके। इसलिए आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में स्वीकार कर रही है। और मैं आज फिर कह सकता हूं कि हमारी ये सरकार आने वाले टाइम पे, जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से एक विकास की इस गाथा को आगे बढ़ाई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जहां 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं 2 सीटों पर अभी दांवपेच बरकरार है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आज दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। संभावित तौर पर दोनों सीटों पर आज रात तक नाम की घोषणा हो सकती है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारी पौड़ी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा की टिकट अभी घोषित नहीं हुई है। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है और ऐसी संभावना है कि आज दोनों सीटों पर निर्णय हमारा नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाएगा। हल्द्वानी स्थित गोलापार में प्रस्तावित उच्च न्यायालय का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के बाद अब रामनगर में हाईकोर्ट की संभावनाएं अधिक बढ़ गई हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं के अलावा आम जनमानस की भी मंशा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए रामनगर से बेहतर कोई उपयुक्त स्थान अन्य नहीं हो सकता। गोलापार में भूमि हस्तांतरण में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिलचस्पी न दिखाने के बाद अब हाईकोर्ट के लिए बहुमंजिले निर्माण का सुझाव दिए जाने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार रामनगर का दावा भी नैनीताल उच्च न्यायालय के लिए विकल्प के रूप में आ सकता है। जहां तक उपयुक्त भूमि का सवाल है, रामनगर में आम पोखरा, सावलदे आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध है। रामनगर के हल्द्वार क्षेत्र में बेलवाल स्पिनिंग मिल की भूमि भी एक अच्छा स्थान हो सकता है। इसका स्वामित्व सिडकुल के पास है। रामनगर में हाईकोर्ट स्थापित करने के लिए अधिवक्ता व स्थानीय नागरिक अपने अपने तरह से तर्क रख रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जब से हल्द्वानी में भूमि संबंधी समस्या आ रही है, राजस्व भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो रामनगर की भी एक उचित दावेदारी इसमें हो सकती है, क्योंकि रामनगर में सीलिंग की या अन्य तरह की राजस्व की भूमि काफ़ी मात्रा में मौजूद है, आम पोखरा में, सांवलदे में और अन्यत्र स्थानों पर। तो रामनगर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है और यहाँ पर हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और साथ ही जो है, जो कई बार मांग उठती है हरिद्वार में बेंच बनाने की, देहरादून में बेंच बनाने की, अगर रामनगर में हाईकोर्ट होता है तो वो बेंच बनाने की मांग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल से लगभग समान दूरी पे
ये हमारा हाईकोर्ट होगा। और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे रेल मार्ग की, चाहे एयरपोर्ट से नज़दीकी हो, चाहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सब रामनगर में मौजूद है। तो हाईकोर्ट यहाँ पर उपयुक्त स्थान हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से रामनगर क्षेत्र में हाईकोर्ट की मांग आज फिर से जोर पकड़ा है हाईकोर्ट बनने की मांग ने, पूर्व में भी कई बार इस मांग को जो लेके यहाँ के अधिवक्ता लोग और सामाजिक लोग कई बार मांग कर चुके हैं। और ये मांग नई नहीं है, ये मांग पुरानी है। और अगर उच्च न्यायालय यहाँ स्थापित होता है तो काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और साथ ही तलहटी में है और यहाँ पे रेल सुविधाएं भी हैं, ताकि क्योंकि कुछ लोग अभी भी दिल्ली जैसे शहरों से या फिर महानगरों से कई अधिवक्ताओं को लाते हैं, तो उनके लिए आने के लिए सुगम व्यवस्थाएं हैं। और उच्च न्यायालय यदि रामनगर में स्थापित होता है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वादकारियों के लिए और आने वाले अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पे रहने के लिए और रोजमर्रा के यापन के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जो अपने आप में रोजगार के लिए एक बड़ा विकल्प होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मैं प्रभात ध्यानी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का प्रधान महासचिव। माननीय उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थित है उसको शिफ्ट करने, नैनीताल जनपद के में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। और उसके लिए पहले उन्होंने गोलापार की जगह को चिन्हित किया था, जिसको एनजीटी ने रिजेक्ट कर दिया है। हम पहले से ही कहते रहे कि रामनगर माननीय उच्च न्यायालय के लिए बहुत ही उचित स्थान है। यहाँ पर पर्याप्त जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है, सीलिंग की जमीन है। आम पोखरा में लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और लगातार हमने इसके लिए जन संगठनों, तमाम रामनगर के सामाजिक राजनीतिक संगठनों का साथ भी लिया था। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पक्ष में है कि रामनगर को काशीपुर बार एसोसिएशन, जसपुर बार एसोसिएशन, हरिद्वार, देहरादून, सारे उनका हमको समर्थन प्राप्त है। कोटद्वार के लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पर हो। और रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, नैनीताल जनपद का एक हिस्सा है, प्रमुख स्थान है। और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल लोकसभा का क्षेत्र का भी एक प्रमुख स्थान है। तो इसलिए रामनगर हर तरह से यहाँ पर सारी जो भी मानक है माननीय उच्च न्यायालय के, वो 18 से 20 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। एनजीटी ने कहा कि मल्टी स्टोरी बनाइए, उसके लिए पर्याप्त है, रेल की कनेक्टिविटी है, बस की कनेक्टिविटी है, पानी पर्याप्त है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो सारी जितनी भी फिजिकल हो, पर्यावरणीय हो, वो सारे मानकों को रामनगर पूरा करता है और केंद्र में है। इसलिए रामनगर को हम चाहेंगे कि रामनगर में हो, इसके लिए हमारी कोशिश हो गई। ये हमारे रामनगर के पक्ष में सबसे बड़ी जो परेशानी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, उनका साथ आज तक नहीं मिल पाया, जिस कारण रामनगर विकास के मायने में पीछे पिछड़ जा रहा है। तो हम लोगों की कोशिश रहे कि माननीय विधायक जी को आगे करके उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री और जहाँ तक भी वो है सेंट्रल में, वो हमारी बात को पहुँचाए और रामनगर में हाईकोर्ट के लिए वो पैरवी करें। कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार रामनगर के कॉर्बेट पार्क से गुजरने वाली सड़क नेशनल हाईवे 309 पर वन्य जीवों को बचाने की पहल शुरू हो चुकी है। अब 2 लेन की जगह एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा। रामनगर से मोहान 22 किलोमीटर तक जल्द ही एलिवेटेड पुल बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस एलिवेटेड पुल के बनने से वन्य जीव वाहनों की चपेट में आने से बचेंगे और उनके कॉरिडोर्स में वाहनों का दखल खत्म होगा। और बहुत बार जो हाथी आदि वन्य जीवों के सड़क पार करते वक्त दुर्घटनाएं हो जाती थी, उनसे भी अब निजात मिल सकेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। NH 309 जो यहाँ से रामनगर से रानीखेत तक भी जाता है, उसको लगभग मचुला तक का डबल लेनिंग का प्रपोजल आया हुआ है। तो लास्ट 2 हफ्ते पहले इसका एक जॉइंट सर्वे भी हुआ था NHAI के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो इसमें हमने यही प्रपोज किया था कि अगर यहाँ पे डबल लेनिंग होगा तब वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर करना बहुत ज़रूरी होगा। और NHAI का अपना पॉलिसी भी है और NTCA का भी पॉलिसी है कि कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में अगर हाईवे बना रहे हैं या डबल लेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर पे ही बनना पड़ेगा। तो हमने भी जॉइंट सर्वे में यही राय दिया है। अभी देखा जाएगा कि ये जब प्रस्ताव बनेगा तब कैसे बनेगा।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं के लिए अभी से ही वादे करने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर रविवार को युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आज देश व प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति सहित युवाओं को 5 गारंटी दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज ही हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरे देश में युवा कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसमें हमारे युवा न्याय गारंटी, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा युवा न्याय गारंटी दी जा रही है, जिसमें भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरी, पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री में डिप्लोमा धारक 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष स्टाइपेंड और गिर इकोनॉमिक में सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, युवा रोशनी मिलेगी, जिसमें 5 करोड़ राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर में युवाओं को दिए जाएंगे। पेपर लीक जैसे से मुक्ति, ऐसा कानून हमारे देश में आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव में हमारे जो कांग्रेस की हमारे युवाओं को गारंटी जा रही है, इसकी आज हमने लॉन्चिंग कर रहे हैं और इस युवा न्याय गारंटी के माध्यम से हम हर एक युवाओं को ये गारंटी देने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस भारतीय समाज की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 127वीं जयंती पर सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल पटरानी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें रचनात्मक शिक्षक मंडल पटरानी में बच्चों के लिए एक सायंकालीन स्कूल और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर है, जहां उनकी जयंती की शुरुआत सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण करके हुई। उसके बाद विद्यालय की संचालिका रेखा बाराकोटी ने सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डाला। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सावित्रीबाई फुले जो कि भारतीय समाज की पहली महिला शिक्षिका हैं, उनकी आज स्मृति दिवस है, 127वां स्मृति दिवस है उनका आज। और हम लोग रामनगर के नज़दीक पटरानी में उनके नाम से 2 स्कूल चलाते हैं, एक सायंकालीन स्कूल बच्चों के लिए निःशुल्क और एक बालिकाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर। यहाँ आज सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, शिक्षा के लिए उनके किए गए काम को याद करते हुए बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं और हम सब सावित्रीबाई फुले जी को याद कर रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने का प्रण कर रहे हैं। किच्छा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पहली शाखा का उद्घाटन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बरेली सांसद संतोष गंगवार, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, किच्छा विधायक तिलकराज बहर ने संयुक्त रूप से बैंक की शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी आई तो केवल सहकारी बैंकों ने पॉजिटिव काम किया और उसका लाभ मिला। पर दिक्कत यही, कुछ बैंकें खासतौर से सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं, उनको बदनामी भी मिलती है। और हम जिस बैंक से जुड़े हैं, हम पिछले 25 वर्षों से बरेली में अर्बन बैंक चला रहे हैं और 25 बैंकों में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा और ख़ास बात यह कि हमारा NPA 0 रहा। और इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने हमको मल्टी स्टेट का भी दर्जा दे दिया और उस मल्टी स्टेट के तहत आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बाहर पहली ब्रांच खोल रहे हैं और हमें लगता है कि ये अच्छा कदम है। जब से सहकारी क्षेत्र में हमारे आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने, तब से उन्होंने इस दिशा में भारी परिवर्तन किए हैं। अब सहकारिता की अच्छी पहचान बने और सहकारिता अच्छे ढंग से काम करे, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारे बैंक इसका एक नमूना है। हम अलग हटकर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम साल में 365 दिन काम करें और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हमारी बैंक चले। इस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा और महसूस करेंगे कि अन्य बैंकों से हम लोग रहकर काम कर रहे हैं और इस बैंक में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम ये आज यही वायदा कर सकते हैं। सर, बड़े बड़े बिजनेस क्लासों के लिए तो बड़ी बैंकें काम कर रही हैं, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किस तरीके से बैंक आप क्यों देखते हैं? ना, हम छोटे क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और सहकारिता का उद्देश्य ये है कि हम आम आदमियों को मिलकर देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अंशधारक छोटे व्यक्ति हैं, हमारे नागरिक हैं। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, किसानों के लिए अलग से बैंकें काम करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक है, वो काम करती है, उसके हिसाब से करती है। पर हम हर छोटे और बड़े सबको लाभ देंगे और हमसे शिकायत ना मिले,
ये हमारी चिंता रहेगी। इसके उदाहरण के बतौर आप हमारे शहर, पड़ोस का शहर है बरेली, वहाँ पर जाकर जानकारी कर सकते हैं कि हमारी बैंक की क्या रेपुटेशन है और किस हिसाब से हमारी बैंक काम करती है। तो हम एक ही वायदा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बैंक का परिवर्तन आने वाले समय में आपको समझ में आएगा और हम अपेक्षा करते हैं आप लोग इसके बारे में अपनी जो राय देंगे हम उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो ये कि हम ग्राहकों के पास पूरे जोश के साथ जाके संपर्क करेंगे। 365 दिन की हम ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि अन्य कोई भी बैंक नहीं करा रहा है। हमने कस्टमरों की सुविधा को देखते हुए ही अपनी ब्रांच के टाइमिंग भी सुबह 9:30 से 5:30 तक रखे हैं, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो हम तक पहुंचने में। और पहला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारा। अन्य कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अभी तक मल्टी स्टेट नहीं हो पाया है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरी गर्मजोशी से हम किछा में घूमेंगे, सबसे मिलेंगे और बैंक के लिए अच्छा काम करेंगे। कस्टमर्स को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इस बात का आश्वासन रहेगा। सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट्स हो, एफडी हो, आरडी हो, लोन्स हो, सभी तरीके की सुविधाएं हमारे यहाँ मिलेंगी। नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, मोबाइल बैंकिंग है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और मैं ग्राहकों से भी अपील करूंगा कि एक बार आके हमसे जुड़िए और हमें सेवा का मौका दें। हम आपको निराश नहीं करेंगे किसी भी हालत में। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा गांव में सरकड़ी स्थित एक घर में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी से वन विभाग की टीम को 30 क्विंटल खेर की लकड़ी बरामद हुई है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने खेर की लकड़ी को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा बैनर पैम्पलेट के माध्यम से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के लोगों को बच्चों को भिक्षा न देकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देश अनुसार दनिया पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान गरुणाबास पेट्रोल पंप के सामने रेस्टोरेंट से 5 पेटियों में अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बरामद हुई। रेस्टोरेंट संचालक पुलिस को अपनी ओर आता देख पहले ही मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है, जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद अवैध शराब के आधार पर थाना दनिया में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में दुग्ध उत्पादक विकास संगठन द्वारा धरना दिया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि दुग्ध उत्पादक और सचिव दुग्ध उत्पादन की मुख्य धुरी है। दुग्ध संघ से लेकर फेडरेशन तक इन्हीं लोगों की मेहनत से चल रहे हैं, किंतु न तो दुग्ध उत्पादकों को उनकी मेहनत के बराबर दूध का मूल्य मिल रहा है और न ही सचिव को उनके कार्य के हिसाब से मानदेय। वहीं धरने के माध्यम से मांग की गई कि सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप सचिव मानदेय सहायता 1 रुपए लीटर तथा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर दे। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होना बताया है, क्योंकि आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए ये पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हुई है। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी रामदत्त जोशी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा को लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाई जाएगी। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हम हर बार क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं और इस बार पूरे देश में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना है, तो देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस बार हम इस लोकसभा इसे अपनी लोकसभा में लोहाघाट विधानसभा से 70% वोट को लेकर के अपनी बढ़त बनाएंगे। पिछली बार भी पूरी लोकसभा में लोहाघाट यानी जिला चंपावत से जो है बहुत अच्छा वोट हमको प्राप्त हुआ था। 74% वोटों को लेकर के हम आगे बढ़े। इस बार रणनीति कुछ नहीं है,
हम स्पष्ट रूप से हर जनता का हर प्रत्येक व्यक्ति का का मन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है और वो खुद सामने आ रहे हैं। और मैं सब लोगों से मिलते हुए सबको साथ लेते हुए, क्योंकि विपक्ष के पास आज तक अभी देख रहे हो आप कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही है किसको टिकट दिया जाएगा, किस पर विश्वास जताया जाए, और वो अपने आप में हिम्मत हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर पूरी जनता का विश्वास है और निश्चित रूप से वो सब साथ लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से 100% की बात बता रहा हूँ कि इस बार हमारा पिछली बार भी रिकॉर्ड हुआ था। लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत इस चंपावत जिले से हुआ था और उसमें भी चंपावत लोहाघाट विधानसभा से चंपावत विधानसभा में पूरे लोकसभा में नंबर 1 में थी और दूसरे स्थान पर हम लोहाघाट से। इस बार जो है लोहाघाट विधानसभा से हम नंबर 1 पर आएंगे। ऐसा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार को एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देशन पर लोहाघाट पुलिस व एसएसबी के जवानों के द्वारा एसएसआई चेतन रावत के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भय रहित मतदान करने का संदेश दिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना लोहाघाट पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अराजक तत्व जो विघ्न डालना चाहते हैं चुनाव में, तो उनको ये सीधा संदेश है कि पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और एक इसके साथ लोगों में ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो बिना डरे या किसी के प्रभाव में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नहीं, किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। फ्लैग मार्च इसलिए हमारी उपस्थिति है, ये दिखाना चाहते हैं कि पर्याप्त पुलिस फोर्स बल है, अन्य पुलिस फोर्स भी है, तो किसी भी प्रभाव में ना आए और बिना डरे अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ठीक, धन्यवाद। हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में MIET कुमाऊं कॉलेज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर तरुण सक्सेना, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर BS बिष्ट, ACIC देवभूमि फाउंडेशन के CEO डॉक्टर कमल रावत और मीडिया हेड अजय चौधरी ने बताया कि 11 मार्च से 12 मार्च तक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एंड हेल्थ एग्रीकल्चर साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी करंट में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंसेज और अलग एग्रीकल्चर साइंसेज में जो भी हमारी वर्तमान में रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च के जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, उनका यूज़ करके हम उत्तराखंड के इकोनॉमिक मॉडल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उत्तराखंड के विकास में उन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस पर यहाँ पर करीब 38 डिफरेंट कंट्रीज़ और अपने इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 8 स्पीकर्स हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो साउथ अफ्रीका, मस्कट, ओमान, US, जर्मनी, UK और चाइना से यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा आपके भारत से लगभग एम्स ऋषिकेश से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं और बाकी चेन्नई से हैं और हैदराबाद से, अलग अलग प्रदेशों से एक्सपर्ट्स यहाँ आने वाले हैं। और एक बड़ा महाकुंभ, एक यज्ञ जैसा हम स्थापित करना चाह रहे हैं साइंस के लिए, जिससे कि सभी लोगों के बीच में साइंस को जन जागरण अभियान चलाया जा सके और लोगों के बीच में जब तक साइंस टेक्नोलॉजी से ही हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जैसी हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे हमारे पास संसाधन नियत हैं, अगर हम इनका अच्छा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम उत्तराखंड को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर तरुण कुमार सक्सेना हूँ, यहाँ डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ MIT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। और आप हमारे ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्टेम एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में जो हमारी हो रही है, और इससे हम ये चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से हम जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक मॉडल तैयार करें। क्योंकि कई लोग कई रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्चेज क्या होती हैं, वो कहीं अंदर लाइब्रेरी के अंदर रह जाती हैं। तो हम उसको बाहर करना चाह रहे हैं कि लोगों का जो प्रयत्न इस संदर्भ में है, उन प्रयत्नों को हम जो है एक जगह इकट्ठा करके उसे और उसको फिर यूज़फुल बना करके हम उसको जो है जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि जनता उसमें आगे काम कर सके। क्योंकि वो ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होना है, ज्ञान तो लोगों के फ़ायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया है, क्योंकि जब भी कोई रिसर्च करता है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, बहुत सारी ग्रांट देती है। तो उसमें जो है इसलिए हमने उन सबको जो यहाँ पर इनवाइट किया है और 250 से भी ज़्यादा जो है हमारे पास पेपर हैं अभी आगे हैं और जो उसका 100 मिनट तैयार कर हो चुका है और हम उसको भी कल वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो हम इस चाहते हैं कि मतलब देश के हित में, प्रदेश के हित में
और मानवता के हित में जो है हम लोग जो है कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। और ये मेरा नाम डॉक्टर बहादुर सिंह बिष्ट है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यहाँ पर अपने इस कॉलेज का। देखिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस है उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके बीच में नेटवर्किंग बढ़ाना। जब डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर आपस में आके मिलते हैं तो उनके बीच में कोलेब्रेशन होता है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च को, इनोवेशन को बल मिलता है। देखिए, जो पूरा ओवरऑल प्रोग्राम है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन पे है। पहले साइंस आती है, फिर टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद रिसर्च आती है। अब हम उसके बाद कहते हैं कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास इंडिया सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस कर रहा है आज की डेट में वो है जनसंख्या और नौकरी की। तो कहीं ना कहीं जो ये रिसर्च जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक ट्रैक था और मेरे को मतलब बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा पेपर है हमारे पास वो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक में है। टोटल हमारे पास 8 ट्रैक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। तो जो सबसे ज़्यादा पेपर हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा पेपर हमारे पास इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, और सेकंड सेक्टर हेल्थ केयर जिसमें उत्तराखंड आज सबसे पीछे है वहाँ पर है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में हम 2 पैनल डिस्कशन भी करने वाले हैं, जिसमें पहला जो पैनल डिस्कशन है वो एक्सपर्ट के बीच में है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।